हेलो एवरीवन। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बहुत ही एम्बिशियस मिशन के बारे में, जिसमें इंडिया वर्ल्ड में काफ़ी लीड करने की पोजीशन में रहेगा और आने वाले टाइम में हम इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये टॉपिक GS3 के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और GS1 में भी कई बार एनर्जी के बारे में पूछते हैं क्वेश्चंस, वहाँ भी इसकी उपयोगिता है। GS3 में ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसको शुरू करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ग्रीन हाइड्रोजन के क्या एप्लीकेशंस हैं और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए इंडिया की प्रमुख पहलें क्या हैं। इन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रोजन के कई टाइप होते हैं, हमने देखा है। ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है। ये सभी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की अलग अलग टेक्निक है। जिस टेक्निक से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट निग्लिजिबल होता है या होता ही नहीं है, और ये स्वच्छ हाइड्रोजन होती है। वैसी ब्लू हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के टाइम जो CO2 वगैरह निकलती है उसको या तो रीयूज़ किया जाता है या फिर उसको स्टोरेज टैंक्स में भेजा जाता है। जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो कोल आदि से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें CO2 का इमिशन है वो एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो अस्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन की विधि है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग व निर्यात इन तीनों में वैश्विक केंद्र के रूप में रूपांतरित होने और टेक्नोलॉजी व मार्केट लीडरशिप की मंशा रखता है। इस मिशन का लक्ष्य है कि घरेलू उपयोग के लिए 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तुमने देखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। ये बेसिकली कार्बन फ्री इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन हेतु एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसको आगे जलवायु परिवर्तन को रोकने में यानी उसको मिटिगेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण तो हम देख ही सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी इस पे ज़्यादा बहस भी हो रही है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, ग्रीन हाउसेस गैस का एमिशन कम होगा, तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी कम होगी। क्योंकि इसमें जो उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा है, जो कि एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। दूसरा पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी। आपको पता है कि इंडिया लगभग 80% अपनी एनर्जी की डिमांड है वो इम्पोर्ट के थ्रू करता है, और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2030 तक हमारी एनर्जी की मांग है वो 2.7 से 3.2 गुना तक बढ़ सकती है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए और उभरती हुई देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो एनर्जी की डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। केवल इंपोर्ट के सहारे करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी का तो मुद्दा है ही, इसके अलावा एनर्जी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के मुद्दा है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा था कि कैसे एनर्जी क्राइसिस आ गया था। तो आने वाले टाइम में ऐसी
स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एनर्जी स्टोरेज का भी काम करती है। खुद में तो एक एनर्जी है ही, बल्कि एनर्जी स्टोरेज का भी काम करती है। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, और जब पीक डिमांड होती है उस टाइम यूज़ भी किया जा सकता है। यानी कि उस टाइम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका यूज़ करके। क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी का फुल्ली ट्रांसमिशन है अभी ट्रांसमिशन लाइनों में, वो हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए स्टोरेज सिस्टम की डिमांड बढ़ती जा रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा स्टोरेज सिस्टम का भी काम कर सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जब एक इतनी बड़ी सप्लाई चेन और वैल्यू चेन जो प्रोड्यूस होगी तो उसमें हर एक स्टेज पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA उसके अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने 2018 में दुनिया भर में 11 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया था, और 2050 तक वो 42 मिलियन से अधिक रोज़गार सृजन करने की उम्मीद है। और अगर इंडिया इस एरिया में ज़्यादा फोकस करता है तो बड़े पैमाने पे हमारे देश की जो युवा शक्ति है उसका यूज किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे डीकार्बोनाइजेशन करना काफ़ी मुश्किल हो, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि भारी उद्योगों में, विमानन क्षेत्र में, सिविल एविएशन में, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, रिफाइनरीज में, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब तकनीकी का विकास होगा तो देश का जो तकनीकी प्रगति बढ़ेगी और हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और जो हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स है जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको हम अपने कंट्री में भी रोक सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट है, इस मिशन को शुरू करने के पीछे के कारण हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की एप्लीकेशंस क्या है। हालांकि पहले भी इसमें कुछ डिस्कस कर लिया मैंने, लेकिन इंडिविजुअल एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके काफ़ी एप्लीकेशन हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अमोनिया का उत्पादन किया जा सकता है। इससे जो हम ट्रेडिशनली उर्वरक का उत्पादन करते थे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और खुद अमोनिया का उत्पादन करते हैं तो उसमें नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है, जो एक जीवाश्म ईंधन है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफ़ी ज़्यादा उसका योगदान है, तब हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा है कि ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित फार्म मशीनरी। मैंने बताया कि हाइड्रोजन खुद में एक एनर्जी सोर्स भी है और एनर्जी स्टोरेज का भी काम करता है। तो एज ए एनर्जी सोर्स ये फार्म मशीनरी को ऑपरेट करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके हम विलवणीकरण संयंत्रों को ऊर्जा देने के लिए किया जा सकता है, जो विशेषकर समुद्रों के आसपास स्थित क्षेत्रों में खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बाद में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया जा सकता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया होती है, उससे एनर्जी बनती है, मतलब हीट के रूप में एनर्जी बनती है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है, जो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। ये शून्य उत्सर्जन पैदा करते हैं, जबकि गैसोलीन और डीजल से संचालित वाहनों की तुलना में अधिक आकर्षक विकल्प भी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं, अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक विश्वसनीय स्रोत का भी काम कर सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और ऑन साइट भंडारण किया जा सकता है, जिसके लिए जो बिजली के ग्रिड पे जो डिपेंडेंसी है उद्योगों की वो कम हो जाएगी, और जो बार बार फ्लक्चुएशन होता है लाइट में उसको मैनेज किया जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल सेल को एनर्जी देने के लिए किया जाता है, जो हमारे पारंपरिक दहन इंजन हैं उनकी तुलना में अधिक दक्ष होता है। अब इसके एप्लीकेशन हमने देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हुई है, लेकिन इससे संबंधित कठिनाइयाँ क्या है वो देखते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई कॉस्ट, लागत काफ़ी ज़्यादा है। खुद हरित हाइड्रोजन को उत्पन्न करने की लागत बहुत ज़्यादा है। उत्पादन के बाद में उसके भंडारण और वितरण के लिए
बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफ्रा और इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जो इसको पारंपरिक ईंधन की तुलना में महंगा बना देता है थोड़ा। हालांकि रिसेंट में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी देश इस पर काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसकी लागत कम हो जाएगी। जैसा कि सोलर एनर्जी में हमने देखा था, या हमने पढ़ा है कहीं कि जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की लागत जो पहले होती थी, उसकी लागत लगभग 20% बची है अभी, क्योंकि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आ रही है अवसंरचना की। अवसंरचना इसलिए ताकि हरित हाइड्रोजन को, मतलब जो हमारी मौजूदा एनर्जी इंफ्रा है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन की ओर संक्रमण करने के लिए सुगम बनाया जा सके। इसके लिए काफ़ी इंफ्रा की आवश्यकता होगी। एनर्जी स्टोरेज अपने आप में एक प्रॉब्लम है। हरित ऊर्जा का उत्पादन हम रीन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, लेकिन ये स्रोत बड़े इंटरमीडिएट है, यानी कि इनमें टाइम के साथ उतार चढ़ाव होता है। सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन वो सर्दियों के महीनों में नहीं होता है। दूसरा, उसमें रीजनल वेरिएशन भी है। वो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पे सूर्य का तापमान लंबे टाइम तक बना रहता है, जबकि हिमालयन स्टेट में सूटेबल नहीं है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा है, वो भी कोस्टल एरिया वाले स्टेट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बाकी जगह कम होता है, और इसके स्टोरेज में भी काफ़ी समस्या है। तो सेम समस्या ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी होगी, क्योंकि अभी बैटरी और हाइड्रोजन भंडारण जैसे जो भंडारण समाधान वाले माध्यम है वो बहुत कम है हमारे पास। उसके बाद है सिक्योरिटी का मुद्दा है। ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, जिसके लिए विशेष हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है, भंडारण की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि भारत ने इसके लिए क्या प्रमुख पहल अपनाई है। एक तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी 2021-22 में कि इंडिया को हरित हाइड्रोजन का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके लिए निर्माण, पायलट परियोजनाएं, अनुसंधान में विकास, कौशल विकास, इन सब की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक है ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, जिसमें 50% सौर एनर्जी को उनको परचेज करना पड़ता है, 50% बाकी रिन्यूएबल एनर्जी को। टोटल उनको अपनी पूरी एनर्जी का 21% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदना पड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन हब भी बनाने की बातें हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें काफ़ी काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस भी बनाया उन्होंने। इंडिया की काफ़ी कंपनियां जो इस सेक्टर में काम करने की अपनी मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रही हैं। आगे की क्या राह हो सकती है वो देखते हैं। एक तो हमें उत्पादन और उपयोग की उच्च लागत उसको कम करना होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन पारंपरिक एनर्जी के प्रोडक्शन से काफ़ी महंगा है, इसलिए इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट फंड की आवश्यकता होगी। और हमें पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया में केवल 0.67 ऑफ GDP खर्च किया जाता है, तो उसको बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा है कि प्रॉपर इंफ्रा और सप्लाई चेन का अभाव है हमारे यहाँ पे। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से उसके भंडारण, परिवहन, विपणन, इन सब के लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रा की कमी है। विभिन्न हितधारकों और क्षेत्रों के मध्य भी समन्वय का अभाव है। हाइड्रोजन उत्पादक है, ट्रांसपोर्टर है या अंतिम उपयोगकर्ता है, खुद गवर्नमेंट है, इन सब के बीच में समन्वय की आवश्यकता है। उपयोगकर्ताओं के बीच में जागरूकता का बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, ये अन्य उपाय हो सकते हैं। कंक्लूजन में हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में 2070 तक इंडिया को कार्बन फ्री करने की घोषणा, कार्बन न्यूट्रल करने की घोषणा की थी, और 2050 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का भी हमने एक टारगेट रखा है। तो इन सब में तो बेनिफिशियल हो गई। उसके अलावा बहुत सारे SDG गोल हैं, उनको अचीव करने में भी हमें सहायता मिलेगी, और देश में टेक्नोलॉजी का विकास होगा। तो इस हिसाब से लगभग 250 से 300 वर्ड हम इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। थैंक यू।